प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इस इतिहास में सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति भी छुपी हुई है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहाँ और किस प्रकार शुरू किया, कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की और संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित कर किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। इससे हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का निर्माण किया। और इससे हमें इस बात का भी पता चलता है कि किस तरह प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम किया। लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वे लिखने पढ़ने का कौशल्य न जान ले। आज भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ चलन में हैं, वे सब की सब प्राचीन लिपियों से विकसित हुई है और वर्तमान में प्रचलित भाषाओं के लिए भी यही सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो भी प्राचीन सभ्यता से ही विकसित हुई है। दरअसल बहुत ही लोगों को इतिहास में बहुत इंटरेस्ट है, जैसा कि उसमें घटना, युद्ध, राजा महाराजाओं की कहानी। दरअसल इतिहास को कई स्रोतों, कई अध्ययनों, कई पुरातत्व साधनों के आधार पर लिखा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। विभिन्न प्रजातियों और जनजातीय समूहों के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण भी प्राचीन भारतीय इतिहास काफी रोचक रहा है। हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला एवं शिल्प, भाषा एवं साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया है और इनकी संस्कृतियों के लक्षण के कारण ही आज भी इनकी विविधता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। दरअसल इतिहास को 3 भागों में लिखा गया है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। और इन इतिहासों का स्रोत ही प्राचीन भारतीय इतिहास के कई ग्रंथ, कई पुरातत्वीय साधने और कई राजा महाराजाओं द्वारा लिखे गए लेख, इनके आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है। जैसे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में इतिहास की शुरुआत आर्यों से की जाती है। अगर आर्यों के इतिहास की बात करें, आर्यों को उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ईस्वीसन पूर्व 1500 से 500 तक के वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृतेतर शब्द पाए जाते हैं। हालांकि छोटा नागपुर के पठारों पर भी मुंडा के कई क्षेत्र पाए जाते हैं। मुंडा संस्कृति के अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और इंडो आर्यन भाषा में कई द्रविड़ शब्द भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों की जितनी भी व्याख्या मुंडा सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर की जाती है, उतनी ही द्रविड़ संस्कृति के आधार पर भी की जा सकती है। पर प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। और अगर प्राचीन भारत के धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनका जन्म ही प्राचीन भारत में हुआ है। भारत में धर्म की इतनी विविधता होने के बावजूद भी इन सभी धर्मों, संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य और संवाद स्थापित किया है। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हो, लेकिन उनकी जीवन शैली एक समान ही थी। हमारा देश विविधताओं के बावजूद भी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को दर्शाता है। हालांकि प्राचीन काल से ही इसके भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की और धीरे धीरे जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता रहा और भारत का नाम भी इसी तरह के शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय यानी आर्यों के कारण आर्यावर्त पड़ा। आर्यावर्त का अभिप्राय उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव पूर्वी और पश्चिमी तट तक था। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था। ऋग्वेद और महाभारत में भारत की व्याख्या जनजातीय या परिवार के रूप में मिलती है। और तो और महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के सांस्कृतिक ग्रंथों में भी भारतवर्ष की चर्चा की गई है। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 90वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया और भारतीय या भारतवासी जैसे पदबंध गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में भी इस्तेमाल किए गए। और इसी तरह हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी इतिहास में बहुत हलचल पैदा करती है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध है।
हिंदू शब्द का उल्लेख ईस्वी सन पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में भी मिलता है और यह शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है, क्योंकि ईरानी भाषा में स ध्वनि बदलकर ह हो जाती है, इसलिए सिंधु का हिंदू अर्थ बनता है। और ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंदस पर बसे एक जिले के रूप में की गई है। इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई के रूप में प्रचलित होता था। इसका संबंध न तो धर्म से था और न ही समुदाय से था, और यह एक सिर्फ सिंधु नदी के किनारे स्थित लोगों की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान थी। पर हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अखंड राज्य के रूप में देखते थे। वे इस भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तट तक एक छत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते हैं। और इसी विषय पर विदेशियों ने की गई टिप्पणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना और वे पहली बार सिंधु या इंदस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है और इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया भी पड़ा, जो इंदस से काफी मिलता जुलता है। फारसी और अरबी भाषाओं में भी इंडिया को हिंद कहा गया है। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। पर अध्ययन के दौरान भारत में भाषिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की लगातार कोशिश दिखती है, क्योंकि ईस्वी सन पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा ने भारत के बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया। और तो और उस समय अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। हालांकि गुप्त काल के समय भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ और राजशाही दस्तावेज संस्कृत में लिखे गए। इतिहास लेखन में प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो मुख्य तथ्य यह है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतने ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितने बनारस और तक्षशिला के विद्वानों के बीच पढ़े जाते थे। और संस्कृत में रचित इन महाकाव्यों के विभिन्न भाषाओं में कई संस्करण तैयार किए गए। हालांकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और विचारों की अभिव्यक्ति चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन उसका महत्व पूरे भारत में लगभग एक जैसा ही रहा। वर्तमान की समस्या के मद्देनजर भारत के अतीत के अध्ययन का महत्व और भी बढ़ जाता है और कुछ लोग भारत के गौरवशाली अतीत से भावनात्मक रूप से प्रभावित है। वे प्राचीन समाज और संस्कृति की पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित करना चाहते हैं, पर इसके लिए अतीत की साफ और स्पष्ट समझदारी की भी अपेक्षा है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अतीत काल में लोगों ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। लेकिन वर्तमान समय में हम इस तथ्य की अनदेखी भी नहीं कर सकते कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय भी प्रमुखता से विद्यमान था और साथ साथ निचले तबके के लोगों को, विशेषकर शूद्रों और अतिशूद्रों को जिस तरह अक्षम बना दिया गया था वह आधुनिक मस्तिष्क के लिए असह्य था। इसी तरह न्याय व्यवस्था और महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रथा पुरुषों के पक्ष में काम करती थी, पर शायद ही प्राचीन काल में लोगों द्वारा प्रकृति और मनुष्य प्रदत्त आपदाओं पर विजय पाने की सफलता हमारे भीतर उम्मीद जगा सकती है और भविष्य के लिए हमें संबल दे सकती है। लेकिन अतीत की तरफ जाने के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि उस सामाजिक असमानता को बनाए रखना जिससे भारत पीड़ित रहा है। और अतीत को समझने के लिए जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को सावधानी पूर्वक समझें, क्योंकि प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद है। क्योंकि अतीत की इन बुराइयों का जब तक उन्मूलन नहीं किया जाता तब तक भारत बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकता। हमारी महिलाओं को मतदान का अधिकार बेशक दे दिया गया है, लेकिन परंपरागत सामाजिक शोषण उन्हें समाज में अपनी उचित भूमिका निभाने से वंचित रखता है और समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के जीवन का सच भी यही है। इसीलिए प्राचीन भारत के अध्ययन से हमें न सिर्फ इसकी प्रासंगिकता का बोध होता है, बल्कि अतीत के वास्तविक स्वभाव को समझने में भी सहायता मिलती है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के मार्ग में उपस्थित होने वाली असली बाधाओं की समझ भी बनती है।